हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल कुक स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी जनरल साइंस का पार्ट नंबर 39। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा आर्मी का सामान्य विज्ञान के लिए भाग नंबर 39। इससे पहले दोस्तों आपको 38 भाग कराए जा चुके हैं। यदि आपने पिछले वाले भागों को ना देखा हो तो आप ज़रूर देख लें ताकि यहाँ तक के क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएँ। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों पार्ट नंबर 39 की, जहाँ पर आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन को आराम से आप देखेंगे और कॉपी और पेन लेके दोस्तों सारे क्वेश्चन नोट करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिखता है आपको। किसी वस्तु को खींचने अथवा धकेलने को कहा जाता है। यानी आपको पूछा गया है अ पुशिंग और पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। दोस्तों यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है, यानी वस्तु आपके पास में कोई है। यदि आप इसको पुल करते हैं या पुश करते हैं, यानी पुल करने का मतलब है दोस्तों खींचना, या पुश करने का मतलब है धकेलना। दोनों ही केसों में दोस्तों आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि आपने कोई बल लगाया। यानी यहाँ पर दोस्तों आप एक प्रकार से फोर्स को अप्लाई करते हैं, तो आप इसको क्या कह देंगे, आप इसको कह देंगे दोस्तों बल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी वाला दिखता है, तो बी वाले में आप टिक कर देंगे। वैसे यदि आप बात करें दोस्तों एक्सीलरेशन की, यानी त्वरण की बात करें, त्वरण क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। यानी दोस्तों यदि आप समय के साथ में वेग में परिवर्तन करते हैं तो वेग परिवर्तन की दर को ही दोस्तों आप त्वरण कहते हैं। यानी त्वरण बराबर, या फिर आप कहें एक्सीलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वैसे यदि आप बात करें चाल की दोस्तों, यानी स्पीड की बात करें, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी दोस्तों निश्चित समय में तय की गई दूरी को आप चाल कहते हैं। वैसे आप बात करें वेलोसिटी की, वेलोसिटी इक्वल टू होता है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि विस्थापन बट्टा समय होता है। यानी दोस्तों आपने टी समय में जो विस्थापन किया, या फिर आप कहें जो भी आपने डिस्प्लेसमेंट दोस्तों यहाँ पर टी समय में किया, इसी को आप कहते हैं वेलोसिटी। तो आप सारे याद करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पदार्थ जो घर्षण को कम करता है, यानी आपको पूछा गया है द सबस्टेंस विच रिड्यूस द फ्रिक्शन इज कॉल्ड। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो फ्रिक्शन होता है, यानी आप इसको घर्षण कहते हैं। घर्षण कहने का मतलब है दोस्तों जो अपोजिंग फोर्स होता है, यानी दोस्तों जो विपरीत दिशा में लगने वाला जो बल होता है दोस्तों, आप इसी को कहते हैं फ्रिक्शन। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर आप कोई ऑब्जेक्ट को लें। यदि आप दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पुश करें आगे की ओर, तो यहाँ पर ज़मीन पे, यानी जो फर्श होगा दोस्तों नीचे, वहाँ पर एक प्रकार से आपको क्या फील होगा, एक घर्षण फील होगा, एक अपोजिंग फोर्स फील होगा। इसी को दोस्तों आप कहते हैं फ्रिक्शन। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है यदि आपको फ्रिक्शन को कम करना होगा दोस्तों, तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप इस्तेमाल करते हैं लुब्रिकेंट का। आप कह देंगे लुब्रिकेंट का दोस्तों यहाँ पर आप इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं स्नेहकों का दोस्तों आप यहाँ पर प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा, यदि आप यहाँ पर साइकिल की चेन को ही देखें या मशीन के पुर्जों को देखें दोस्तों, तो वहाँ पर आप इस्तेमाल कर लेते हैं एक प्रकार से ग्रेफाइट का, या फिर आप ग्रीस कहते हैं उसको। तो यहाँ पर दोस्तों आप ग्रेफाइट जो यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं एक प्रकार का लुब्रिकेंट ही होता है। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर ए वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न कौन सही सुमेलित नहीं है। यानी आपको पूछा गया है विच वन इज इनकरेक्ट। यानी आपको पूछा गया दोस्तों कौन सा वाला यहाँ पे सही नहीं है। पहला आपको दिया दोस्तों एयर, और यहाँ पर आपको दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो एयर होती है, यानी जो वायु होती है, वायु के द्वारा दोस्तों यहाँ पर जो दाब लगाया जाता है, यानी जो प्रेशर लगता है, आप इसी प्रेशर को कहते हैं दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वायुमंडलीय दाब आप कहते हैं। वैसे आप सेकंड वाला देखिए वेपर मॉइस्चर। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो वेपर होता है, यानी जो वाष्प निकलती है दोस्तों, वाष्प के द्वारा ही क्या बनता है, मॉइस्चर बनता है। मॉइस्चर यानी कि जो आपका नमी होती है दोस्तों वायुमंडल में, वाष्प के द्वारा ही बनती है। वैसे आप नेक्स्ट वाला देखते हैं फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। आप इसके बारे में देख चुके हैं दोस्तों। जो फ्रिक्शन होता है, यानी जो घर्षण होता है, क्या होता है, एक प्रकार से कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, यानी संपर्क बल होता है। फोर्स दोस्तों यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, यानी बल दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है कॉन्टैक्ट, एक आपका होता है नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट कहने का मतलब है दोस्तों जो संपर्क वाले बल होते हैं, यानी यहाँ पे आप यदि बल लगाएंगे तो बॉडी को बॉडी के साथ में कॉन्टैक्ट होना पड़ता है। और यहाँ पे जो नॉन कॉन्टैक्ट वाले होंगे, ये दोस्तों विदाउट कॉन्टैक्ट के बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए,
यदि आप फ्रिक्शन की बात करें तो यहाँ पर आप इजीली देखते हैं दोस्तों, बॉडी के ऊपर बॉडी जब टच करती है तो ही यहाँ पे फ्रिक्शन लगता है, यानी एक प्रकार से कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। नेक्स्ट आपको दिखता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स दोस्तों, मैग्नेटिक जो फोर्स होता है यानी जो चुंबकीय बल होता है, यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों, यदि आप दो मैग्नेटों को लें, एक मैग्नेट यहाँ पर आपने लिया, एक यहाँ पर आपने लिया, आप देखते हैं दोस्तों ये बिना कॉन्टैक्ट के ही फोर्स को अप्लाई कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर एक प्रकार से ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल होता है, जबकि यहाँ पर आपको दिया कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी वाला दोस्तों आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ध्वनि को गमन करने के लिए डैश चाहिए, यानी आपको पूछा गया है साउंड नीड्स डैश फॉर इट्स प्रोपेगेशन। यदि आप बात करें दोस्तों साउंड की, तो साउंड एक प्रकार की लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, या फिर आप कहें दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंग होती है। और अनुदैर्ध्य तरंगों को दोस्तों, या फिर आप इनको मैकेनिकल वेव भी कहते हैं, यानी यांत्रिक तरंगे भी दोस्तों आप इनको कहते हैं। जो आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं दोस्तों, इनको प्रोपेगेशन के लिए यानी कि दोस्तों गमन करने के लिए हमेशा ही माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे मीडियम दोस्तों रिक्वायर होता है, यानी बिना माध्यम के दोस्तों जो ध्वनि तरंगे हैं गमन नहीं करती हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों, जो मीडियम है मेनली 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ पे देखिए जो साउंड होती है दोस्तों मैक्सिमम चलती है यहाँ पे सॉलिड में, यानी ठोसों में जो ध्वनि की गति होती है सर्वाधिक होती है, बाद में दोस्तों लिक्विड में होती है सेकंड में, और थर्ड में दोस्तों यहाँ पे होती है गैसों में। तो ये क्वेश्चन भी बार बार आता है, आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाले में मीडियम, यानी ध्वनि को गमन करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, यानी माध्यम की आवश्यकता होती है। यदि आप बात करें दोस्तों वैक्यूम की, तो वैक्यूम यानी कि जहाँ पर निर्वात होता है, जहाँ पे एयर भी प्रेजेंस नहीं होती है, ऐसी वाले मीडियम को आप वैक्यूम कहते हैं। तो वैक्यूम में दोस्तों साउंड यहाँ पे ट्रेवल नहीं करती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बार बार पूछा जाता है। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन आपके आते हैं, आपको कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, तो ही क्वेश्चनों को आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी वस्तु का आवेश जांचने के लिए प्रयुक्त यंत्र होता है, यानी आपको पूछा गया है द डिवाइस यूज्ड टू टेस्ट द चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कोई वस्तु है दोस्तों, यदि आपको चेक करना है इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि आप कहेंगे आवेश, वैद्युत आवेश है अथवा नहीं है, तो आप इसके लिए दोस्तों एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका इस्तेमाल दोस्तों आप चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको पहला ही दिया है दोस्तों इलेक्ट्रोस्कोप। जो इलेक्ट्रोस्कोप होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोस्कोप होता है, आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं चार्ज को चेक करने में। ये दोस्तों एक प्रकार का अर्लियर यहाँ पे टूल है, यानी कि यहाँ पर हाल ही में इसका प्रयोग किया गया है, बनाया गया है। तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं चार्ज को चेक करने में। वैसे यदि आप बात करें दोस्तों थर्मोमीटर की, तो थर्मोमीटर का इस्तेमाल दोस्तों आप टेम्परेचर को मापने के लिए करते हैं, यानी कि तापमान को मेज़र करने के लिए करते हैं। वैसे ही दोस्तों यदि आप बात करें स्पेक्ट्रोमीटर की, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है, आप इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों वेवलेंथ को मेज़र करने में। यानी मान लीजिए दोस्तों आपको वेवलेंथ को देखना है, आपको डिटेक्ट करना है, या फिर दोस्तों आपको एनालाइज करना है, तो यहाँ पर आप इस्तेमाल करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर का। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक परत को कहते हैं, यानी आपको पूछा गया है इनर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। दोस्तों यहाँ पे देखिए अर्थ की मेनली यहाँ पे 3 लेयर होती हैं। जो बाहर वाली है ये आपकी अर्थ है, जो बाहर वाली लेयर है दोस्तों आप इसको कहते हैं क्रस्ट, और जो बीच वाली है आप इसको कहते हैं मेंटल, और जो अंदर वाली है दोस्तों आप इसको कहते हैं कोर। यानी जो अंदर वाली होती है दोस्तों आप इसको कोर कहते हैं, जहाँ पे ये आपकी सॉलिड फॉर्म में होती है, और यहाँ पर मैक्सिमम दोस्तों आयरन होता है। तो ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। यदि आप बाहर देखेंगे तो बाहर दोस्तों मेनली आपका O2 होता है, यानी ऑक्सीजन होता है, बाद में आपके सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, और यहाँ पे दोस्तों अंदर की ओर आयरन यहाँ पर मेनली होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बार बार आते हैं कि बताइए
कौन से वाले एलिमेंट यहाँ पे मैक्सिमम पाए जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर कौन से वाले में, ऑप्शन नंबर सी वाले में, जहाँ पर आपको कोर दिया है। और वैसे आपको ये लेयरें भी मालूम होनी चाहिए, इनके आधार पर भी दोस्तों क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक डेडेस के द्वारा आती है, यानी आपको पूछा गया है हीट कम्स फ्रॉम द सन टू द अर्थ बाय। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यदि आप सन से देखें अर्थ तक जो हीट आती है वो कौन से वाले माध्यम के तौर पर आती है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो हीट होती है, हीट को ट्रांसफ़र करने की 3 मेथड होती हैं, जिनमें से पहली मेथड होती है कंडक्शन, यानी आप इसको चालन कहते हैं, और सेकंड होती है कन्वेक्शन, आप इसको संवहन कहते हैं, और थर्ड वाली होती है रेडिएशन, यानी आप इसको विकिरण कहते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो कंडक्शन होता है इसके माध्यम से केवल सॉलिडों में हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि जो ठोस होते हैं दोस्तों वहाँ पे हीट जो ट्रांसफ़र होती है कंडक्शन यानी कि चालन के माध्यम से होती है। वैसे कन्वेक्शन के माध्यम से दोस्तों एयर में और लिक्विड में होती है। ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, सारे आप नोट कर लेंगे। यानी द्रव में और गैसों में दोस्तों कन्वेक्शन के माध्यम से हीट का ट्रांसफ़र होता है। और वैसे आप रेडिएशन की बात करें दोस्तों, यानी आप विकिरण की बात करें, तो इसके द्वारा यहाँ पर सन से लेके जो अर्थ तक जो हीट आती है ये दोस्तों आपका रेडिएशन के माध्यम से यानी कि विकिरण के माध्यम से आती है। और इस माध्यम में दोस्तों यहाँ पे मीडियम की रिक्वायर नहीं होती, यानी कि यहाँ पर बिना माध्यम के भी दोस्तों प्रकाश गमन करता है। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक लेज़र में सारे परमाणु समान डेडेस तरंग उत्सर्जित करते हैं, यानी आपको पूछा गया है इन अ लेज़र ऑल द एटॉम्स एमिट द लाइट वेव ऑफ डेडेस। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले आप समझेंगे यहाँ पे लेज़र क्या होता है। लेज़र कहने का मतलब है दोस्तों लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी दोस्तों जो लेज़र होता है इस प्रकार की डिवाइस होती है, इस प्रकार का यंत्र होता है दोस्तों, जिसके माध्यम से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यानी वैद्युत चुंबकीय जो विकिरण होता है दोस्तों, आप वैद्युत चुंबकीय विकिरण को यहाँ पर स्टिमुलेट करने के बाद में, यानी कि जो आपके ऑप्टिकल डिवाइस होते हैं उनके माध्यम से दोस्तों आप इसको एम्पलीफाई करते हैं, यानी आप इसको यहाँ पे छोटे से बहुत बड़ा यहाँ पे एक प्रकार का वेव ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से यहाँ पर वेवें हैं, तो आप इनको दोस्तों हायर एनर्जी तक ले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप जो सोर्स इस्तेमाल करते हैं, यानी यहाँ पर जो आप लाइट का सोर्स इस्तेमाल करेंगे वो दोस्तों आपका मोनोक्रोमेटिक होता है। मोनोक्रोमेटिक होता है, यानी कि दोस्तों मोनोक्रोमेटिक कहने का मतलब है यहाँ पर जो आपका सोर्स होगा दोस्तों वो आपका सेम कलर वाला होगा। यानी कि यहाँ पर आप मान लीजिए आपने यदि आपका ब्लू वाला यहाँ पर इस्तेमाल किया है तो आप ब्लू वाली लाइट को ही इस्तेमाल करेंगे, या आपने रेड को किया है दोस्तों तो आप रेड को ही इस्तेमाल करेंगे। यानी मोनोक्रोमेटिक कहने का मतलब है दोस्तों आप समान फ्रीक्वेंसी की यहाँ पर वेव का इस्तेमाल करते हैं। यानी आप कह देंगे दोस्तों यहाँ पर आप सेम फ्रीक्वेंसी यानी समान आवृत्ति वाली वेव को ऑब्टेन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा ए वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा में परिवर्तित होती है, यानी आपको पूछा गया है एसी या फिर आप कहें अल्टरनेटिंग करंट कन्वर्टेड इनटू डीसी या फिर आप कहें डायरेक्ट करंट। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो एसी होती है यदि आपको डीसी में कन्वर्ट करना है, पहले आप दोनों का ग्राफ देख लेंगे। एसी का ग्राफ होता है दोस्तों साइक्लिक, और जो डीसी होती है इसका होता है स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि आपको साइक्लिक पाथ को यदि आपको स्ट्रेट में बदलना है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर आप इस्तेमाल कर लेते हैं दोस्तों जो आपके यहाँ पर रेक्टिफायर होते हैं, रेक्टिफायरों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप दोस्तों एक साइन वेव देंगे तो ये यहाँ पर साइन वेव के एक पाथ को काट देता है और आप केवल एक पाथ को ही प्राप्त कर पाते हैं। और ये बार बार दोस्तों यदि आप साइक्लिक पाथ में घुमाएंगे तो आपको एक प्रकार से स्ट्रेट लाइन मिलती है। यानी आप कह देंगे दोस्तों आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं रेक्टिफायर का, यानी दिष्टकारी का आप इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर सी वाले में। वैसे यदि आप बात करें दोस्तों ट्रांसफार्मर की, ये सारे क्वेश्चन बार बार आते हैं, ध्यान देंगे आप। यदि आप ट्रांसफार्मर की बात करें दोस्तों, ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है दोस्तों, ये कार्य करता है वोल्टेज को अप एंड डाउन करने का। आप इसको स्टेप अप कहते हैं या फिर स्टेप डाउन करने का काम करता है। यानी दोस्तों यहाँ पर जो वोल्टेज होगा इसको बढ़ाने का और घटाने का काम करता है। और आपको मालूम होना चाहिए जो ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों केवल और केवल एसी पर कार्य करता है।
यहाँ पर आप ध्यान देंगे। और इसका जो प्रिंसिपल होता है, वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है, ये आपका होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी दोस्तों स्वप्रेरण की यहाँ पर घटना पर कार्य करता है। वैसे आप बात करें यहाँ पर ऑसिलेटर की, तो ऑसिलेटर होता है दोस्तों एक प्रकार का यहाँ पे एक सर्किट होती है, और इसके माध्यम से आप अलग अलग प्रकार की वेवों को प्राप्त करते हैं, साइन वेव को या स्क्वायर वेव को या ट्रेंगुलर वेव को, इस प्रकार से अलग अलग वेवों को दोस्तों आप इसके माध्यम से प्राप्त करते हैं। और यदि आप डायनेमो की बात करें दोस्तों, तो डायनेमो के माध्यम से ये क्वेश्चन भी बार बार आता है, डायनेमो के माध्यम से दोस्तों आप क्या करते हैं, आप मैकेनिकल वेव को इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करते हैं। आप इसको दोस्तों यहाँ पर जनरेटर भी कह सकते हैं। तो जनरेटर के माध्यम से आप यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा को दोस्तों वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो आप सारे क्वेश्चन को याद रखेंगे, यहाँ पे जो आंसर होगा आपका दोस्तों रेक्टिफायर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पृथ्वी पर किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है, यानी आपको पूछा गया है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ डिपेंड्स अपॉन। दोस्तों यहाँ पे देखिए दो प्रकार की मेनली एनर्जी होती है दोस्तों, एक आपकी होती है पोटेंशियल, एक आपकी होती है काइनेटिक। पोटेंशियल कहने का मतलब है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा यानी कि जो बॉडी के यहाँ पे स्थिर होने के कारण जो ऊर्जा होती है आप इसको पोटेंशियल कहते हैं। वैसे आपकी जो काइनेटिक होती है दोस्तों आप इसको कहते हैं गतिज ऊर्जा, यानी जो ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण होती है, यानी गतिमान होने के कारण जो ऊर्जा होती है आप इसको दोस्तों कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब यदि आप बात करें दोस्तों यहाँ पे जो अर्थ पे, यानी मान लीजिए पृथ्वी पर आपकी कोई ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ है दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपने h हाइट पर रखी है, तो यदि आपको बताना है जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है ये दोस्तों किन पर डिपेंड करेगी, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मेनली डिपेंड करती है h पे, और डिपेंड करती है यहाँ पे ग्रेविटी g पे, और डिपेंड करती है दोस्तों बॉडी के मास यानी कि द्रव्यमान m पे। यदि आप इसका फॉर्मूला देखें दोस्तों पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है, आप नोट कर लेंगे mgh, ये फॉर्मूला आपका होता है। तो m और g और h पर दोस्तों डिपेंड करती है। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे पहले वाले में मास, ग्रेविटी एंड हाइट पे। वैसे यदि आप बात करें दोस्तों जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये किस पर डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है दोस्तों 1/2 mv², यानी आप क्लियर देखते हैं डिपेंड करती है मास पे और वेलोसिटी पे। तो ये दो क्वेश्चन बार बार आते हैं, आप ध्यान देंगे, यहाँ पर आप पहले वाले में टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, यानी आपको पूछा गया है द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यदि आप बात करें दोस्तों बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये क्या होगा दोस्तों, ये आपका होता है सिल्वर। आप यहाँ पे चांदी कहते हैं इसको, यहाँ पे सिल्वर का दोस्तों आप इस्तेमाल करते हैं। इसका सिंबल दोस्तों आप Ag कहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा दोस्तों जो व्यवहार में इस्तेमाल होता है, यानी जो कॉमर्शियली आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, वो आप कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप दोस्तों एल्यूमिनियम वायर का इस्तेमाल करते हैं। आप दोस्तों यहाँ पे सिल्वर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, क्योंकि सिल्वर दोस्तों कॉस्टली होता है, यानी कि महंगा होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे जो मेन होता है दोस्तों वो आपका यहाँ पे सिल्वर होता है। ऑप्शन नंबर बी वाले में आप टिक कर देंगे। तो यहाँ तक के क्वेश्चनों को दोस्तों आप तैयार करें। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपको लगातार बताते रहेंगे, हमारे साथ भी बने रहेगा। और यदि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस प्रकार की वीडियोज़ आपको मिलते रहें। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।